Hello everyone, welcome to today's class. Now in today's class, we'll be discussing special business transactions and then we'll be learning how to pass the journal entries of such transactions. To begin with, let's take up those transactions which involve the trade discount and cash discount. Now see, trade discount and cash discount is given or availed on purchases and sales, right? On purchases and sales. Whenever there is a transaction related to purchases and sales, there will be trade discount or cash discount or both of them involved in the transaction. Now, just to recapitulate, ट्रेड डिस्काउंट बेटा हम तब देते हैं जब हम बल्क परचेजेस में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं या सेल करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट एक सेलर एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है who are into same line of business, and trade discount is never shown in our books of account, whereas cash discount is given by the business to the ultimate customer. कब देते हैं? जब कैश परचेज या कैश सेल होती है. कैश अगर हम प्रॉम्प्ट पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो कैश डिस्काउंट अवेल होता है. हम ड्यू डेट से पहले पेमेंट दे रहे हैं या ले रहे हैं तो कैश डिस्काउंट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाता है. एंड कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज शोन इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो बेटा जो हम एंट्री पास करते हैं डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड की, वो कैश डिस्काउंट होता है. When we are receiving the payment from the debtor, we allow them discount. जब हम डेटर से पेमेंट रिसीव करते हैं, डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं. डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ करते हैं. डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, सो ऑलवेज डेबिटेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट. क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करते हैं, सो इन दैट केस वी रिसीव डिस्काउंट. डिस्काउंट इज रिसीव्ड. वो हमें डिस्काउंट देते हैं एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज जस्ट लाइक अवर इनकम, सो इनकम्स आर टू बी क्रेडिटेड, सो डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड. ट्रेड डिस्काउंट की वर्किंग हम शो करते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट हम कभी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते. कैश डिस्काउंट is always shown in our books of account in the form of discount allowed to the debtors, it will be debited, and discount received from the creditors, it will be credited in our books of accounts. Now let's understand the concept with the help of a entry. Now the entry is purchase goods, यानी कि business में goods purchase किए from Mohan. The list price of the goods were 50,000. less trade discount at the rate of 5% and cash discount at the rate of 10%, and it's given कि 50% of the payment was made in cash, यानी कि जो हमने परचेजेस की हैं गुड्स की 50% कैश बेसिस पे है और 50% क्रेडिट बेसिस पे है. भाई अब हम इसकी वर्किंग शुरू करते हैं बेटे. सबसे पहले लिस्ट प्राइस होती है आपकी कैटलॉग प्राइस, जो आपके कैटलॉग में मेंशन होती है, योर जस्ट लाइक योर मैक्सिमम रिटेल प्राइस. लिस्ट प्राइस जो गुड्स आपने परचेज किए हैं, बिजनेस से परचेज किए हैं, वो है 50,000. ठीक है. हम सबसे पहले जब वर्किंग शो करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं लिस्ट प्राइस में से. रीजन, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता. राइट. ट्रेड डिस्काउंट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%. So I'll write less trade discount at the rate of 5%. Now 5% किसका? List price का. 5% of 50,000 list price का मैंने चार्ज किया. So this amount is 2,500. This is my trade discount which is subtracted. Trade discount को माइनस करके मेरे पास अमाउंट आ गई 47,500. अब 47,500 जो प्राइस होती है, इसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस. इट इज द इनवॉइस प्राइस और यू कैन से द परचेज प्राइस.
फाइन, ये मेरे टोटल परचेजेस हो गए. दिस इनवॉइस प्राइस, टर्म हमारी इनवॉइस प्राइस होती है, तो मैं जो अपने टोटल परचेजेस रिकॉर्ड करूंगी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट विल बी रिकॉर्डेड एट 47,500. सो इट्स बेटर कि मैं इसको यहाँ पे इनवॉइस प्राइस की जगह लिख देती हूँ यहाँ पे परचेजेस अकाउंट. एंड आई नो दैट परचेजेस आर माई एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड, तो परचेजेस अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा 47,500. अब वो कह रहे हैं कि 50% of the payment was made in cash. 50% of the payment was made in cash, यानी कि 50% इन परचेजेस में से कैश परचेजेस हैं और 50% आपकी क्रेडिट परचेजेस हैं. 50% are cash purchases and 50% are your credit purchases. जब बेटा हमारे क्रेडिट परचेजेस होते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर्स आ जाते हैं. सो इफ आई टेक दी 50% ऑफ 47,500, the amount will be so 23,750. This is the amount of cash purchase and 23,750 से बेटे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिटर्स आ जाएंगे. एंड क्रेडिटर्स आर अवर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है क्रेडिट होती है. फाइन. अब 23,750 कैश परचेजेस है. कैश परचेजेस है तो उनपे कैश डिस्काउंट लगेगा 10% का. अमाउंट आपको पे करनी है 10% डिडक्ट करके. सो लेस 10% कैश डिस्काउंट. 10% कैश डिस्काउंट अगर मैं लेस करती हूँ बेटे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी लेस 2375. एंड व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट इन कैश 2375 विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड. जब हम पेमेंट करते हैं बेटा तो डिस्काउंट को रिसीव करते हैं. एंड वी नो दैट डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम, इट इज टू बी क्रेडिटेड. तो जो बेटा नेट पेमेंट हमने करनी है that is I'm going to get a figure of 21,375. तो बेटा जब मैंने परचेजेस करी है तो अल्टीमेट मेरी पेमेंट कितनी की होगी. कैश मेरा कितना चला गया, इट इज 21,375. नाउ कैश अगर जा रहा है बेटा तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. हम क्या रूल लगाते हैं, कैश इज अ रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट व्हेन आई एम मेकिंग परचेजेस. जब मैं परचेज करूंगी तो कैश मेरा पेमेंट में बिजनेस में से चला जाएगा. सो माय एंट्री विल बी, नाउ सी माय एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने से 47,500 से. क्रेडिटर्स मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड कितने से 23,750 से. डिस्काउंट रिसीव्ड will be credited by this amount 2,375 and cash account will be credited by the amount 21,375. And you will observe that the sum total of your debits will be equal to the sum total of the credits. Let's pass the entry, journal entry. Purchases account will be debited. So my entry will be purchases account debited. Amount is 47,500. To Mohan will be my creditor. To Mohan. Amount is 23,750. To कैश अकाउंट, कैश की हमने पेमेंट करी है क्योंकि हमने परचेजेस करी थी कितनी 21,375. टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज 2,375. Now you see
the sum total of your credits, that is 23,750, 21,375 and 2,375. The sum total of these three items will be equal to 47,500, which are the total purchases. So this is the required journal entry that needs to be passed. अब आप खुद ही देख लीजिए बेटा कि ट्रेड डिस्काउंट 2,500 का इस एंट्री में नजर नहीं आता, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को, जो कि हमें तब मिलता है जब हम कैश पेमेंट देते हैं या लेते हैं, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं. Now the next transaction is sold goods to Ram costing rupees 10,000 at a profit margin of 50% on cost. Now in this transaction list price is not given, cost price is given, profit margin is given. With these two information we can find the list price. So list price कैसे निकालेंगे बेटा? अगर मैं cost price में that is rupees 10,000 इसमें profit margin add कर दूं, fine, add profit margin is 50% on cost, so 50% of your cost on cost, that is your of rupees 10,000, fine. अगर मैं इसको add कर दूं cost price में, then I'm going to get the list price. This is my cost price and I'm going to get the list price. So the list price of the goods are 10,000 plus 50% of 10,000 is 5,000. See, 10,000 plus 50% of 10,000 is 5,000. So the list price is rupees 15,000. List price of the goods which are sold, it is rupees 15,000. ये मेरी list price है, ठीक है. अब second step आगे लिखा हुआ है आपको बेटा, कैश डिस्काउंट चार्ज होगा, अलाउ होगा at the rate of 10% पे, and trade discount is also allowed at the rate of 10%. अब आप देखो ट्रांजैक्शन में पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया है, पहले कैश डिस्काउंट दिया है, फिर ट्रेड डिस्काउंट दिया है. ये कहीं पे भी दिए हो, पूरी ट्रांजैक्शन में ये कहीं पर भी दिए हो, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते, फिर हम कैश डिस्काउंट देंगे. सो आई विल राइट लेस ट्रेड डिस्काउंट at the rate of 10%. So 10% of 15,000. 10% of 15,000 will be 1,500. So less 1,500. So if I subtract 1,500, I'm going to get 13,500. This is going to be my invoice price. ये मेरी अब invoice price हो जाएगी जिसका बिल बनेगा. And since the goods are sold, तो मेरी जो total sales है वो 13,500 से रिकॉर्ड होगी. So sales are always credited. Sale मेरी income है, income जब भी होगी तो credit होगी. Sales are always credited. Now next statement, next part of the statement is 60% of the payment was received in cash. यानी कि इस सेल में से बेटा 60% कैश सेल्स है, 60% कैश सेल्स, एंड जो बाकी रह गई 40% will be credit sales. 40% will be credit sales. So let's calculate the amount. Now if we calculate 60% of 13,500, 60% of 13,500 will be 8,100. तो बेटा 8,100 की मेरी कैश सेल हुई है, और 40% of 13,500, 40% of 13,500 is 5,400. इतने की मेरी क्रेडिट सेल्स हुई है. जब क्रेडिट सेल्स होती है बेटा तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में डेटर्स आ जाते हैं. डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे. सो डेटर्स अकाउंट, that is RAM account, will be debited in the journal entry with the amount 5,400. अब बेटा ये कैश सेल हुई है. कैश सेल इसका मतलब क्या हुआ कि हम इतना कैश 8,100 की कैश सेल्स में, क्योंकि कैश आप इमीडिएटली रिसीव कर रहे हो तो कैश डिस्काउंट आप अलाउ करोगे. सो लेस 810, that will be
सी आप सेल कर रहे हो, पेमेंट रिसीव करोगे राम से, तो आप डिस्काउंट अलाउ करोगे. तो डिस्काउंट अलाउड विल बी, discount allowed will be our expense and expenses are to be debited. So 810 में से 8100 में से 810 सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो हमारे पास आ जाएगी फिगर ये 7290, यानी कि 7290 का हमें 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 कैश रिसीव हुआ है ना, because we have sold the goods, so we must have received the cash. So this cash account will be debited. Debit what comes in? Cash account will be debited by 7290. अब आप देखिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी. सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा 13500 से, डेटर्स राम का अकाउंट डेबिट होगा 5400 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, इट्स एन एक्सपेंस 810 से, and cash account will be debited by 7290. Now if we pass the entry, fine, the entry to be passed in our books of account will be, let's pass the journal entry. First, cash account debited, so I'll write cash account debited, amount is 7290. Then discount allowed, account debited 810. Then debtors में राम will become our debtor क्योंकि अभी 40% पेमेंट रिसीव करनी है. राम debited 5400. Ram debited 5400 to sales. Sales account will be credited by this amount 13,500. You can see, fine. And this is going to be my journal entry. This is the format of journal, and this is how I'm going to record. I hope it is clearly visible. This will be my journal entry, and you can see the sum total of all the debits. Right? This will be my journal entry. Sum total of all the debits is equal to your sum total of credits, and this is going to be my compound journal entry. Now let's take up another concept. Now beta, when goods are purchased, fine, we record them at the purchase price, or you can say the cost price. When goods are purchased, we record them at the purchase price or the cost price, and we debit purchases account in our books of account. We debit purchases account in our books of account, and we say that purchases are our revenue expenditure, or you can say it is our nominal account. अगर हम इसको classify करते हैं तो ये हमारा expenditure होता है, revenue expenditure, and this is our nominal account. Now when goods were purchased, purchases account was debited. अब बेटा कई बार क्या होता है that goods are taken out from the business. Goods are taken out from the business. Fine. हम goods को business से बाहर निकालते हैं for the following purposes. For the following purposes. Fine. Now, first purpose is, let's say, for charity या डोनेशन. फाइन, चैरिटी या डोनेशन के लिए हमने गुड्स जिनके अंदर हम डील कर रहे हैं वो दे दिए, या गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. हमने फ्री सैंपल्स के फॉर्म में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर द एडवर्टाइजमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट. फाइन. या
गुड्स को प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, दैट इज हिज पर्सनल ड्रॉइंग्स, और goods are lost by fire. Goods are lost by fire. There is an accident and goods are lost by fire. अब बेटा इन चारों ही केसेस में जो आपके गुड्स हैं वो आपके बिजनेस से चले गए हैं, दे आर टेकन आउट। चैरिटी के लिए, डोनेशन के लिए हमने दे दिए, फ्री सैंपल्स के फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल पर्पस के लिए चाहिए था, ड्राइंग्स के फॉर्म में प्रोप्राइटर ने अपने बुक्स आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से आपके बिजनेस से विड्रॉ कर लिए, या गुड्स जो है दे आर लॉस्ट बाय फायर, फायर में खराब हो गए। इन चारों केसेस में ही बेटा जो हम गुड्स है ना उनकी जो वैल्यू है वी आर गोइंग टू कंसिडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स। सी सिंपल सी बात है, चैरिटी में हमने दिए हैं, कोई सेल तो करी नहीं है, हमने चैरिटी में दिए हैं तो ऑब्वियसली हम उनकी वैल्यू कितने पे लगाएंगे, जितने के लिए थे उतने के ही हम बोलेंगे कि चैरिटी में डोनेशन में दे दिए। फ्री सैंपल्स या एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनकी जो कॉस्ट प्राइस होगी प्रोडक्शन की या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, जो कॉस्ट प्राइस होगी उनकी बनाने की वही कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने गुड्स सेल तो किए नहीं है तो सेलिंग प्राइस विल नॉट बी कंसिडर्ड, द cost price will be considered. Similarly, suppose you are the proprietor, you are the owner, आपका बिजनेस है फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का, अब आपको अपने घर के लिए लेट्स से टेबल मैन्युफैक्चर करानी है, सो आर यू गोइंग टू चार्ज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट टेबल टू योरसेल्फ? No, not at all. Whenever you are going to take out the table from your business, you are going to charge that table at the cost price only. जितने में वो बनी है आप उतनी ही की उसको चार्ज करेंगे, and when goods are destroyed, obviously they are also being the cost price of the goods are going to be considered. अब what I mean to say, हमने ये क्यों ऐसे किया कि जब goods बेटा आए थे, जब परचेज हुए थे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हुआ था। अब goods बिजनेस से बाहर जा रहे हैं either in the form of charity or in the form of free samples, or they are being withdrawn by the proprietor, or they are lost by fire. So in all these cases, your purchases account will be debited. Reason, जब आए थे तो परचेज डेबिट हुआ था, और अब जब वो जा रहे हैं बिजनेस से, कोई भी रीजन हो सकता है, चैरिटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, फ्री सैंपल्स एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आपके बिजनेस से दे आर मूविंग आउट, ड्राइंग्स के फॉर्म में, या दे आर लॉस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, सो इन ऑल दीज केसेस परचेजेस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। दिस इज द कंसेप्ट, फाइन। एंड फिर देन व्हाट विल बी डेबिटेड? In this case, charity or donation account will be debited. In the case of free samples or advertisement, since it's an expense, so free sample or advertisement account will be debited and purchases account will be credited. Then drawings will be debited, purchases will be credited, and loss by fire will be debited, and then purchases will be credited. So let's take the examples and quickly frame the journal entries. So let's frame the journal entry. The third journal entry for today is, let's say goods costing rupees 5,000 and selling price of the goods were 6,000. Fine. They were goods costing rupees 5,000, selling price 6,000 were given as charity. Now when they were given as charity, so my journal entry will be charity or donation account, charity or donation account debited to purchases account. Again the same logic, that the purchases gets reduced. Yes, purchases gets reduced by this transaction. Goods are not being sold, सेल नहीं हुए हैं तो सेल्स तो आएगा नहीं, परचेजेस आपकी रिड्यूस हो गई और आपका एक एक्सपेंस इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी और डोनेशन आ गया।
रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हमने चैरिटी और डोनेशन एज इट इज अवर एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, और परचेजेस अकाउंट सिंस द गुड्स आर बीइंग रिड्यूस्ड, फाइन, गुड्स आर बीइंग रिड्यूस्ड, सो हमने परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया विद द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में तो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू पास द ट्रांजैक्शन विद द कॉस्ट प्राइस। नाउ द fourth transaction for the day is, let's say, goods costing rupees, see, after every journal entry we draw a line. We have to write the narration also, then after every journal entry we draw a line up till LF, fine. Then goods costing rupees 10,000, again selling prices 15,000, is distributed as free samples, fine, it is distributed as free samples। हमने फ्री सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट हम क्यों करते हैं? फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। एडवर्टाइजमेंट इज अवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं डेबिट होते हैं, सो अवर एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, debited to purchases account. Again, the reason is the same. That goods are distributed as samples to encourage, right? They are being distributed as samples to encourage the sales. It is not the part of sales. So what we are going to do is we are going to debit the advertisement account and your purchases account will be credited as your purchases gets reduced. And again, we are going to consider the cost price. Selling price is just given to confuse the student. So we just have to consider the cost price. The fifth transaction, it says that the owner of the business withdraw goods costing rupees 8,000, again selling price rupees 10,000. Fine, the owner of the business withdraw goods costing rupees 8,000, selling price 10,000 from the business for personal use. So in this case again, owner is withdrawing some goods for his personal use. So we know that it's drawings. Drawings are going to reduce the capital. So drawings account will be debited to purchases account because purchases gets reduced. The purchases gets reduced. Reason that they are not being sold. So we are going to consider the cost price of the goods also in this case. So this entry will be passed by the amount 8,000. Entry will be drawings account debited to purchases account. Required narration being the amount of goods withdrawn by the proprietor for his personal use. And then you are going to draw the line up to your LF point. I hope that all the transactions which we have discussed today is clear to all of you. That's all for today from my side. Thank you very much.